दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगा अवहट्ठ हिंदी विषय में कुछ पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवहट्ठ अवहट्ठ अभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसमें अभ्रम का अभ्रम या परवर्ती अभ्रम कह सकते हैं। अवहट्ठ अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की समकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा में अवहट्ठ या अवहट्ठ कहा है। विद्यापति अपनी कृति कीर्तिया में संस्कृत प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरता बताते सक्कौ, वाणी, बहुवन, भाई, पौ, रस को मम न पवै देसियर। वैना सब जन मिठा ते तैनस जंपो अवहट्ठा, अर्थात संस्कृत भाषा केवल बुद्धिमान लोग को भाती है। प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं मिलता। देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी, इसे अवहट्ठा कहा जाता है। प्रमुख रचनाकार सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रोट कवि। दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वरी ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तियता व कीर्ति पताका आदि। नोट: बहुत से विद्वान मानते हैं कि अवहट्ठ अपभ्रम को बिगाड़ कर बना शब्द है। यह अपभ्रम से पृथक कोई भाषा नहीं है। यह अपभ्रम का ही दूसरा नाम या हद से परिवर्तित अपभ्रम कहा जाता सकता है। इन विद्वानों का मंतव्य है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दो पटुक विशिष्यों शिव प्रसाद सिंह व नामवर सिंह ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापना करके अपने नाम का सिक्का चढ़ाने का प्रयास किया है। प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी। मध्यदेशी भाषाओं परंपराओं की विशिष्ट उत्तराधिकारी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रम अवहट्ठ के बाद भाषा। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। यह वह काल था जब अपभ्रम अवहट्ठ का हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों के निश्चय व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं होते थे। हिंदी शब्द का
उपयुक्ति। हिंदी शब्द की उपयुक्ति भारत के उत्तर पश्चिमी अफगान सिंधु नदी से संबंधित है। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आकांता उत्तर पश्चिमी सिंध से ही भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह फिर सिंधु नदी के पूर्व दिशा का देश था। ईरान और फ़ारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी सिंध को हिंदू कहते। सिंधु हिंदू सा का हा में तथा धा का दा में परिवर्तित पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन हिंदी से हिंद बना और फिर हिंदी में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी देश निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंदी की भाषाओं के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। उपयुक्त बातों से 3 बातें सामने आई। हिंदी शब्द विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु हिंदी हिंद ई हिंदी। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है ना कि हिंदी भाषा का। ऐसे ही है जैसा बच्चा हमारे घर में जन्म में और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में दिखाने वाले की कोशिश की है, जैसे हनन करने वाला, दुष्ट हिंदू, अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू, और उन लोगों की भाषा हिंदी हीनों व दुरन हिंदू अर्थात हीनों का दमन करने वाला हिंदू और उनकी भाषा हिंदी। चूँकि इन उक्तियों में प्रमाण कम अनुमान अधिक है इसलिए सामान्यतः इन्हें स्वीकारा नहीं जाता। हिंदी भाषा के 2 अर्थ हैं। हिंद देश के निवासी अथवा हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इकबाल। और हिंद की भाषा। हाँ, यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन 2 आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता बल्कि भारतवासी, हिंदुस्तानी आदि कहते हैं। दूसरे, इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं जो हिंदी नहीं कहलाती। बेशक ये सभी हिंद की भाषाएं हैं लेकिन केवल हिंदी नहीं। उन्हें हम पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों से पुकारते हैं। इसलिए हिंद की इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रमुख रचनाकार। हिंदी भाषा विशेष का वाचक नहीं है।
बल्कि यह भाषा समूह नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें आज के हिंदी प्रदेश क्षेत्र की 5 उपभाषाएं तथा 70 बोलियां शामिल हैं। बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ब्रजभाषा प्राचीन हिंदी काल में ब्रजभाषा अपभ्रम अवहट से ही जीवन रहती रही। अपभ्रम अवहट की रचनाओं में ब्रजभाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उद्भव ग्रंथ सुधारक अग्रवाल का प्रथम चरित 1354 ईस्वी है। अवधि अवधि की पहली कृति मुर्रा दाऊ की चंद्रायन या रो कहा या रो चंदा 1379 ईस्वी मानी जाती है। इसके उपरांत अवधि भाषा के साहित्य का उपरोक्तर विकास होता है। खड़ी बोली प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के अपभ्रम प्रयोगों से उनके आदि रूप या बीज रूप का आभास मिलता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप सरपा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर खुसरो जैसे सूफियों, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि भक्तों संतों की रचनाओं में उपलब्ध है। इन रचनाकारों में हमें अपभ्रम अवहट से निखरती हुई खड़ी बोली स्पष्टता दिखाई देती है। मध्यकालीन हिंदी मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गई। इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए, ब्रजभाषा, अवधि। अब इसके बाद पार्ट नंबर 4 में आगे बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।